नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। देखना समझना क्या है ये प्रोसेस। सबसे पहले क्या था कि आंद्रे मैरी एम्पियर जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये कहा कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने पास रखी किसी चुंबक पर क्या लगाता है, एक बल लगाता है। जब यदि ऐसा होगा तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने कहा यह भी होना चाहिए कि जो चुंबक होगी, चुंबक को भी किसी चालक पर, कौन से चालक पर, धारावाही चालक पर क्या लगाना चाहिए, बल लगाना चाहिए। कैसा? समान। और कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो यही बात मैंने यहां लिखी हुई है। यदि आप गौर से देखेंगे कि एम्पियर ने प्रस्तुत किया था कि चुंबक भी क्या करेगी, किसी धारावाही चालक पर क्या लगाएगी बच्चों, बल लगाएगी। कैसा? परिमाण में समान और दिशा में कौन सा? विपरीत। तो यही मैंने अभी आपसे कहा, दोबारा सुनिएगा। आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह कहा था कि जैसे जब किसी विद्युत धारावाही चालक तार में क्या की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अपने पास रखे किसी चुंबक पर क्या लगाता है, बल आरोपित करता है। यदि ऐसा होता है तो फिर क्या होना चाहिए? ऐसा भी होना चाहिए कि चुंबक को अपने पास रखे किसी विद्युत धारावाही चालक पर क्या लगाना चाहिए, बल लगाना चाहिए, परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में। और इसको अपन समझने वाले हैं इसे एक प्रयोग के द्वारा। देखिएगा, ये चित्र है आपके सामने जो बना हुआ है, अभी मैं समझाता हूं आपको। इसमें क्या लिया गया, क्या एक स्टैंड, ये है आपकी नाल चुंबक। ये कौन चुंबक है बच्चों? आपकी नाल चुंबक। अब इस नाल चुंबक में नीचे की ओर कौन सा ध्रुव लिया गया है? उत्तरी। ऊपर की ओर कौन सा है? दक्षिणी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहा होगी, एन से एस होती है बाहर की ओर। तो चुंबक क्षेत्र दिशा कहां है? नीचे से ऊपर, अर्थात ऊपरी मुखी है। और एक मैंने चालक तार ले लिया जिसका नाम क्या दिया है, ए और बी। अब इसको क्या कर दिया गया है, कुंजी बैटरी से चित्रानुसार क्या कर दिया गया है बच्चों, जोड़ दिया गया है। अब जब क्या की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। कैसे? कि धारा का प्रवाह इस प्रकार से किया जाता है कि वह बिंदु बी से कहां बह रही हो, बिंदु ए की ओर बह रही हो। तो जब धारा प्रवाहित की जाती है इस प्रकार से कि बी से कहां प्रवाहित हो रही हो, ए, तो ये पाया गया क्या कि आपका जो चालक तार होता है क्या हो जाता है बच्चों, बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा ये आपकी नाल चुंबक है, इस प्रकार से क्या लटका दिया गया, इसे धारावाही चालक तार को इस प्रकार से लटका दिया गया। अब जैसे ही धारा प्रवाहित की गई कहां से, बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर, जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है यह कहां, बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। आप जानते हैं यह यदि बाईं ओर विस्थापित हुआ होगा तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसके नीचे की ओर क्या लगा है, इस पर एक बल लगा है। ठीक इसी प्रकार से इसे प्रयोग को जब आगे बढ़ाया गया तो क्या किया गया, अब यदि इस परिपथ में क्या की जाए बच्चों, धारा की दिशा बदल दी जाए। मतलब पहले कहां थी, बी से ए, अब यदि उस धारा की दिशा को ए से क्या कर दी जाए, बी की ओर प्रवाहित कर दिया जाए, तो यह पाया गया कि यदि मान लीजिएगा पहले ये बाईं ओर विस्थापित हुआ तो इसके विस्थापन की जो दिशा है वह क्या जाती है, बदल जाती है। तो आपने ये पाया कि जो लगने वाला बल है वह बदल रहा है किस पर, धारा की दिशा बदलने पर। और क्या किया, अभी तो आप देख पा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह उत्तरी ध्रुव से कहां पर है, दक्षिण ध्रुव, अर्थात नीचे से ऊपर ऊपरी मुखी है। जब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदली जाती है, अर्थात मैं यदि ऊपर क्या कर लूं बच्चों, ले दूं एन और नीचे क्या कर दूं एस, तो ये पाया गया कि इसका जो विस्थापन है पहले कैसा हो रहा था, बाईं ओर, तो अब विस्थापित होने की जो दिशा होगी वो कहां हो जाएगी बच्चों, दाईं ओर हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर भी क्या हो रहा है, लगने वाला जो बल है उसकी दिशा बदल रही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपका जो बल है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ भी बदल रहा है और धारा की दिशा के साथ ही बदल रहा है। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये कहा कि विस्थापित हो रहा है, यानी कि इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो सवाल ये कि कितना अधिकतम विस्थापित कब होगा, यानी इसमें बल का जो मान है वह सबसे ज्यादा कब होगा। तो ये पाया गया कि जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों क्या होती है बच्चों, एक दूसरे के लंबवत होती है, तो विस्थापन जो होता है किसका, चालक का, वह कैसा होता है बच्चों, अधिकतम।
चालक का विस्थापन अधिकतम होने का तात्पर्य क्या है कि इस पर जो बल लग रहा होगा वह कैसा होगा, अधिक होगा। तो आप ये जानते हैं कि चालक में विस्थापन अधिकतम होगा कब, जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या होगी, लंबवत होगी। और इसे लगने वाले बल की दिशा हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कौन सा नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा हम इस चालक पर लगने वाले बल की क्या कर सकते हैं बच्चों, दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या की जा सकती है, दिशा ज्ञात की जा सकती है। और आपने अभी पाया कि धारा की दिशा बदलने पर क्या हो रहा है बच्चों, बल की दिशा भी बदल रही है। तो ये प्रयोग जो है आपको रटना नहीं मानना, बस समझ में आ गया होगा प्रयोग। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए एग्जाम में प्रयोग आ जाता है तो उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। नहीं आता सीधा आ जाए कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल को समझाइए, तो आप ये कुछ पॉइंट हैं इनको लिख करके डायग्राम बना के आ सकते हैं। और भी आप इसमें एक आध दो पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। आप इसमें कह सकते हैं कि चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। आप ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर भी बल की दिशा बदल जाती है। तो एक आध दो पॉइंट आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। तो यह था बच्चों आपका धारावाही चालक पर बल। अब हम बात करते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ। समझना क्या होता है, देखो आपने पाया होगा कि आपके घरों में जो विद्युत धारा आ रही है वो कहां से आ रही है, खंभों के द्वारा या तो तारों के द्वारा आ रही होगी, या बड़े बड़े शहरों में अंडरग्राउंड तारों के द्वारा क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है। तो जिन तारों से हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति होती है उन्हें बच्चों मेंस या मुख्य तार कहा जाता है। तो कौन से तार है विद्यार्थियों, मेंस तार या कौन से तार हो गए आपके, मुख्य तार। अब सामान्यतः हमारे घरेलू परिपथों में जो तार आ रहे हैं उन तारों में तीन प्रकार के तार होते हैं। एक तो होता है आपका विद्युन्मय तार। यह सामान्यतः विद्युन्मय तार जो होता है वो हमारे परिपथों में यानी घरों तक विद्युत धारा को लाने का कार्य करता है। तो यह कौन सा तार है, विद्युन्मय तार। इसके ऊपर कैसा आवरण चढ़ा होता है, लाल आवरण। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि विद्युन्मय तार के ऊपर कौन सा आवरण चढ़ा होता है बच्चों, लाल आवरण चढ़ा होता है। और इसका जो विभवांतर होता है वह कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 220 वोल्ट। ठीक है ना। तो यह धारा को हमारे घरों के परिपथ तक लाने का कार्य करता है। इसके ऊपर सामान्यतः लाल आवरण चढ़ा होता है और इसका जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट। दूसरा तार है आपका कौन सा, उदासीन तार। यह जो उदासीन तार है इसके ऊपर सामान्यतः छड़ा कौन सा आवरण होता है, काला आवरण। और यह हमारे परिपथों से जो अतिरिक्त आवेश है उसे वापस क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। कौन, आपका उदासीन तार। और इसका जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विद्युन्मय तार और उदासीन तार के मध्य कुल विभवांतर का अंतर कितना होता है, तो बच्चों अंतर कितना होता है, 220 वोल्ट ही तो हुआ अंतर। आप 220 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 220 वोल्ट। तो याद रखिएगा कि विद्युन्मय तार और उदासीन तार के मध्य जो अंतर होता है विभवांतर में वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। और एक तार और होता है जिसका नाम होता है अर्थ वायर। आपने सुना होगा विद्युन्मय तार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेज। आपने सुना भी होगा फेज वायर, फेज तार, है ना। अर्थ और फेज गांव की भाषा में आपने सुने होंगे। तो फेज तार ये होता है आपका। और अर्थ वाला जो तार होता है भूसंपर्क तार, इसे कौन सा तार बोलते हैं, अर्थ वायर इंग्लिश में, भूसंपर्क तार। तो फेज और अर्थ आपके यही होते हैं। इसके ऊपर कौन सा आवरण चढ़ा होता है बच्चों, हरा आवरण। अब भूसंपर्क तार का परिवर्तन तो कार्य समझो क्या है। भूसंपर्क तार कब कार्य आता है वो समझना, कब काम आता है कि मान लीजिएगा यह क्या है, एक कोई भी क्या है विद्युत साधित्र है, मतलब कोई भी क्या है यंत्र है जिसे आप क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। अब मान लीजिएगा क्या आ रहा है, यहां से ये क्या आ रही है, धारा आ रही है इस तार के द्वारा। अब ये बहुत बार आप देखते हैं क्या होता है कि जब परिपथ में क्या आ रही है, यानी ये आपका जो यंत्र है या आपका क्या है उपकरण है, इसमें क्या आ रही है, धारा आ रही है किसके द्वारा, इस तार के द्वारा। तो जब तार बहुत पुराने हो जाते हैं मान लीजिएगा, तो यहां पर ये जो आवरण चढ़ा होता है किसके ऊपर, इस तार के ऊपर, यह आवरण हटने लगता है और इसके अंदर के जो तार होते हैं
वह तार जो है वो किसके संपर्क में आने लग जाते हैं, आपके इस उपकरण के संपर्क में आने लग जाते हैं। जब ये तार इस उपकरण के संपर्क में आएंगे तो सीधी सी बात है, मेन वायर से तो धारा आ ही रही है, लेकिन अतिरिक्त आवेश भी किसके संपर्क में आ रहा है, आपके इस यंत्र के या इस उपकरण के संपर्क में आ रहा है। होगा क्या कि जब कभी आप क्या करेंगे, आप कभी जाएंगे इस उपकरण के पास और यदि आप इसे क्या करेंगे, टच करेंगे, तो आपको क्या लग सकता है, बिजली का आघात लग सकता है। कब, अतिरिक्त आवेश के क्षरण के समय। जब क्या हो रहा है, आवेश का क्या हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आवेश का हो रहा है क्षरण। क्षरण का मतलब आवेश की हानि हो रही है। मेन वायर से तो धारा आ ही रही है, लेकिन जब आवरण हट गया और आवरण के हट जाने पर यह आवरण किसके संपर्क में आ रहा है, आपके इस उपकरण के संपर्क में आ रहा है। तो यदि आप इसके संपर्क में आए तो यह अतिरिक्त आवेश आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा, क्योंकि आप जानते हैं धारा उछलने के लिए क्या चाहिए, रास्ता। जैसे ही परिपथ पूरा हुआ, याद रखना, जैसे ही धारा जिस परिपथ में बह रही है, यदि यह परिपथ कैसा हो गया बच्चों, पूरा हो गया, तो जैसे ही परिपथ पूरा होगा ऑटोमेटिक धारा का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। अब यहां तक आवेश आ तो रहा था, जब तक हमने इसको नहीं छुआ तब तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने इसको छुआ, आवेश हमारे शरीर से प्रवेश करेगा और कहां चला जाएगा, क्योंकि उसको रास्ता मिल गया कहां जाने के लिए, जमीन में जाने के लिए। तो परिपथ पूरा हो जाएगा और हमें क्या लग जाएगा, आघात लग जाएगा। उस समय क्या होता है कि भूसंपर्क तार जो है कि यदि हमने हमारे उपकरणों को किससे जोड़ा हुआ है, भूसंपर्क तार से, तो भूसंपर्क तार से यदि जुड़े हुए हैं तो उस समय अतिरिक्त आवेश के क्षरण के समय क्या नहीं लगेगा, हमें क्या नहीं लगता, झटका नहीं लगता बिजली का। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस भूसंपर्क तार ने ऐसा क्या कर दिया कि हमें क्या नहीं लगा, विद्युत का झटका नहीं लगा। याद कीजिए, जब मैंने आपको विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ाया था तो हमने उस विद्युत धारा वाले चैप्टर में बच्चों ये बात की थी कि धारा जो है या फिर हम भी जो हैं वह हमेशा उस रास्ते से जाना पसंद करते हैं जिस रास्ते में क्या हो बच्चों, बाधा जो है यानी प्रतिरोध क्या हो, कम हो। जब प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा, तो धारा हमेशा क्या करेगी, उसी मार्ग से जाएगी जहां पर क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध कम होगा। अब हमारी बॉडी का जो प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा है। यदि बात करूं तो हमारी बॉडी का जो प्रतिरोध वो लगभग किलो ओम कोटि का होता है, बहुत अधिक होता है। लेकिन यदि हमारे जो उपकरण है या ये साधत्र हैं यदि भूसंपर्क तार से जुड़े हुए हैं तो भूसंपर्क तार से जुड़े होने पर यह भूसंपर्क तार क्या करता है, यह भूसंपर्क तार इन्हें अल्प प्रतिरोध का पथ, अल्प प्रतिरोध का पथ प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों, यह भूसंपर्क तार जो होता है यह अतिरिक्त आवेश के क्षरण के समय इन्हें इस आवेश को जाने के लिए क्या कर देता है, अल्प पथ का प्रतिरोध प्रदान कर देता है, जिससे आवेश हमारे शरीर से ना प्रवेश करके इस भूसंपर्क तार से होता है वो कहां चला जाता है, पृथ्वी के अंदर या भूमि के अंदर चला जाता है। तो बात समझ में आई होगी आपको कि भूसंपर्क तार किस प्रकार से कार्य करता है। तो याद रखिएगा, भूसंपर्क तार का उपयोग किसमें किया जाता है, सामान्यतः अतिरिक्त आवेश के क्षरण के समय अतिरिक्त आवेश को भूसंपर्कित करने में किया जाता है। अब यहां पर मुख्यतः दो घटनाओं का हमें अध्ययन करना है। एक तो है आपके बच्चों ओवरलोडिंग, जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, अति भारण, और एक क्या है आपका लघुपतन। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों किसके बारे में, अति भारण के बारे में, कि आखिरकार अति भारण जो है वह क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है। देखो, हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है उस विद्युत धारा की क्या है, क्षमता क्या है, विद्युत धारा जो आ रही है जिन तारों द्वारा आ रही है उनकी क्षमता क्या है, फिक्स, कि वह इतना ही क्या कर सकते हैं, लोड झेल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी होती है, आप भोजन कर रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी होगी आप कितना खा सकते हैं, उससे ज्यादा आप यदि खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, किसकी तरह, रायते की तरह। लेकिन अब आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो आप रायते की तरह फैल गए। ऐसे ही तारों का सिस्टम भी है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति तार, विद्युत की जो आपूर्ति कर रहे हैं वायर, उनकी भी क्या है, अपनी एक कैपेसिटी है कि वह उससे ज्यादा क्या नहीं कर सकते, विद्युत का लोड नहीं झेल सकते। इसलिए कहा भी जाता है कि हमारे परिपथों में निम्न धारा और उच्च धारा वाले जो उपकरण हैं, जो कम धारा से चलते हैं, कुछ के लिए चलने के लिए अधिक धारा चाहिए,
उनके लिए अलग अलग परिपथ बनाए जाने चाहिए। तो उस समय क्या होता है बच्चों कि जब हम एक ही सॉकेट से, किससे, एक ही सॉकेट से अधिक साधित्रों को जोड़ देते हैं। अतिभारण के कारण बता रहा हूं मैं आपको, अतिभारण तो मैं समझ ही रहे हैं कि जब एक ही सॉकेट से क्या होगा, अधिक साधित्र जोड़ दिए जाएंगे। तो जब बच्चों अधिक साधित्र आप जोड़ देंगे एक ही सॉकेट से, तो यह सभी साधित्र क्या करेंगे, चलने के लिए धारा खींचेंगे। लेकिन तार की तो कैपेसिटी फिक्स है ना, मान लीजिए वो 5 एम्पीयर की धारा से ज्यादा धारा को प्रवाहित ही नहीं हो सकती उस तार से, आपने ज्यादा कर दी तो वह क्या हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो जब एक ही सॉकेट से अधिक साधित्र जोड़ दिए जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि तारों की क्षमता से ज्यादा क्या खींची जाती है, धारा खींची जाती है। और जब तारों की क्षमता से ज्यादा धारा खींची जाती है बच्चों, तो उस समय पर परिपथ टूट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओवरलोडिंग कहलाती है। तो परिभाषा क्या है ओवरलोडिंग की, जब तारों की क्षमता से अधिक विद्युत धारा खींची जाती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, अतिभारण, अर्थात क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। और सवाल ये है कि ओवरलोडिंग जो हो गई उसका रीजन क्या रहा होगा, तो भैया ये क्या है, आपके अतिभारण के कारण है। पहला कारण तो क्या पढ़ा अभी आपने, एक ही सॉकेट से अधिक साधित्रों को जोड़ना। और दूसरा क्या होता है कि बहुत बार हमारे घरों में क्या आती है, अधिक वोल्टेज की क्या आती है, लाइट आ जाती है। वो कैसे आती है, दुर्घटनावश, किसी कारणवश आ जाती है। तो दुर्घटनावश या किसी कारणवश उच्च वोल्टता की विद्युत आपूर्ति, यानी मान लीजिएगा किसी कारण, वैसे तो हमारे घरों में 220 वोल्टेज की आती है, लेकिन किसी कारणवश बहुत हाई वोल्टेज की धारा आती है तो सीधी साधे तारों क्या करेंगे, तार बहुत अधिक धारा खींचेंगे। और जब तार बहुत अधिक धारा खींचेंगे तो परिपथ टूट जाएगा, परिपथ क्या जाएगा, तार जो है वहां से टूट जाएगा और परिपथ क्या जाएगा, आपका अधूरा रह जाएगा। तो यह घटना क्या कहलाती है बच्चों, अतिभारण कहलाती है। तो दोबारा सुनिएगा, जब तारों की क्षमता से ज्यादा क्या खींची जाती है, धारा खींची जाती है, तो वह अतिभारण कहलाती है। यह इस समय परिपथ कैसा होता है, टूट जाता है। और घटनाएं क्या क्या है जो दो हो रही हैं आपके इसमें, एक तो एक ही सॉकेट से अधिक साधित्रों को जोड़ देना और दुर्घटनावश विद्युत आपूर्ति, दो कारण हैं जिनसे सामान्यतः अतिभारण घटनाएं होती हैं। अब यदि जब आपने अतिभारण पढ़ लिया तो यहां पर आती है सर बचाव के लिए क्या करें, क्योंकि यदि इस प्रकार से घटनाएं होंगी, मान लीजिएगा आपूर्ति वोल्टता बहुत ज्यादा हो गई, अचानक से धारा आ गई, तो हमारे तो जितने भी उपकरण लगे हुए वो सभी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसलिए आप सुरक्षा युक्ति के रूप में आपने देखा होगा हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फ्यूज तार। आजकल तो इसकी जगह और कुछ यूज करने लग गए, बताऊंगा अभी, लेकिन सामान्यतः किसका यूज किया जाता था, पहले फ्यूज तार का उपयोग करते थे। अब फ्यूज तार क्या करता था, मान लीजिए यह आपका मीटर हो गया जहां से धारा आ रही है, और ये क्या हो गया आपका फ्यूज तार, मेरी उंगली क्या हो गई, फ्यूज तार, और ये क्या है आपका आगे का परिपथ यहां से प्रारंभ हो गया। जैसे ही हाई वोल्टेज की धारा आती, यह फ्यूज तार जो है वो क्या कर देता, टूट जाता। और जैसे ये टूट गया, आप देख पा रहे हैं कि बीच में रास्ता जो है वो क्या हो गया, खत्म, यानी पुल ही टूट गया। किसके लिए, धारा को आगे भेजने के लिए। तो धारा को आगे भेजने के लिए पुल ही टूट गया, तो सिंपल सी कहानी है, क्या हो जाएगा, धारा आगे जा ही नहीं पाएगी। तो याद रखना बच्चों, हम फ्यूज तार का उपयोग जो है किसके रूप में करते हैं, सुरक्षा युक्ति के रूप में करते हैं। कब, अतिभारण से बचाव के लिए। अब एक सवाल आपके मन में जो उत्पन्न होगा कि सर फ्यूज तार का गलनांक कितना होना चाहिए, तो सोचिए कितना होना चाहिए। मान लीजिएगा आपने इसका गलनांक जो है इतना ज्यादा ले दिया कि ये तो भैया टूट ही नहीं रहा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं टंगस्टन का आपने क्या ले लिया, तार जो फ्यूज तार के रूप में क्या कर लिया आपने, काम में लगा दिया, किसमें, विद्युत परिपथ में। अब आप जानते हैं टंगस्टन का जो गलनांक होता है प्यारे विद्यार्थियों, वह लगभग इतना होता है। ये क्या है, टंगस्टन का क्या है, गलनांक है, यानी इतने टेम्परेचर तक तो वो गलेगा ही नहीं। अगर इतने टेम्परेचर तक गलेगा नहीं तो कितनी भी बहुत हाई वोल्टेज की धारा आ जा, ये इस प्रकार से डटा रहेगा। और जब बहुत हाई वोल्टेज की धारा आने पर भी परिपथ टूटेगा ही नहीं, तो आगे के उपकरण क्या हो जाएंगे, हमारे खराब हो जाएंगे। सिंपल सी कहानी है। मैंने पहले भी कहा था यदि आप क्षमता से ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार ही तो होंगे, कम खाओगे तो भी, ज्यादा खाओगे तो भी। तो वही सिस्टम यहां भी हो रहा है। तो यानी कि ये तो वो वाली बात हो गई, कौन सी, कि हमने चौकीदार रखा किसके लिए, चोरी को रोकने के लिए, और चौकीदार ने क्या करवा दी, चोरी करवा दी। तो फ्यूज तार का काम क्या है,
कि जब बहुत हाई वोल्टेज की धारा आए तो अपना संपर्क तोड़ ले, किससे? विद्युत परिपथ से, जिससे आगे क्या नहीं हो, हमारे उपकरणों तक धारा ना पहुंचे। तो इसलिए बच्चों याद रखिएगा, इसका जो गलनांक है वह कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निम्न होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है, अब आजकल हम क्या करने लग गए? एमसीबी का उपयोग करने लग गए, जिसका पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आजकल आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का क्या करने लग गए? उपयोग करने लग गए। किसमें? सामान्यतः सुरक्षा युक्ति के रूप में। क्यों? पहले क्या था कि जब हम फ्यूज तार, आपने देखी होंगी आपके घरों में, वो स्लेटी सी रंग की चीनी मिट्टी की सी सॉकेट लगी हुई, लकड़ी के सब बोर्ड होता था पहले, उसमें अपन सॉकेट लगा देते, उनमें क्या लगे होते थे? फ्यूज तार। अब पहले समस्या क्या थी? समस्या ये थी, मान लीजिए आपूर्ति वोल्टता बहुत हाई हो गई, तो उस समय क्या हो गया कि जैसे ही प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर? आपके तारों के तार क्या करेंगे? ज्यादा धारा खींचेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो टूट जाएंगे। या फिर मान लीजिएगा अचानक से क्या आ गई, धारा बहुत तेज आ गई तो फ्यूज तार टूट गए। तो उस समय लंबे उन्हें क्या करते थे? बांधने की आवश्यकता पड़ती थी, बार बार हम जाते, तो परेशानी का सबब था, बार बार फ्यूज तारों को जोड़ना पड़ता था। इसलिए इसकी जगह किसका उपयोग करने लग गए? एमसीबी का। रात्रि में सो रहे हो, गर्मी पड़ रही है, बहुत अच्छी नींद आ रही है और ओवरलोडिंग हो गई, और ओवरलोडिंग से फ्यूज तार चले गए, सिंपल सी कहानी, लाइट चली जाएगी, तो फिर अब वही समस्या, बांधे कौन? इसलिए एमसीबी का उपयोग करने लग गए। आपने देखी होंगी आपके घरों में एमसीबी लगी हुई। क्या होता है? जब आपूर्ति वोल्टता बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो एक टुनटुनी सी जो लगी होती है वो कैसे चली जाती है? इस प्रकार से नीचे हो जाती है। अब घर वाले क्या कहते हैं कि बेटा बच जा, और एमसीबी को क्या करिया? ऊपर करिया। आप जाते हैं, एमसीबी को ऊपर करके आ जाते हैं और धारा वापस कर जाती है चालू। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, आती है ऑटोमेटिक, क्या हो जाती है? टुनटुनी नीचे हो जाती है। इसका टुनटुनी नीचे हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि परिपथ से संपर्क टूट गया। आप टुनटुनी को ऊपर कर आइए, संपर्क क्या हो जाएगा? वापस से बंध जाएगा। और तीसरा जो अभी आपने पढ़ा था क्या? भूसंपर्क तार। ये भूसंपर्क तार ही बच्चों क्या करेगा? आने वाली जो अतिरिक्त धारा है या अतिरिक्त आवेश है उसे क्या करेगा? भूसंपर्कित करने का कार्य करेगा। तो यह थी आपकी अतिभारण की घटना, ओवरलोडिंग। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की और लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है लघु पतन। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं लघु पतन की। तो क्या होता है लघु पतन? कि मान लीजिएगा यह तो कौन सा तार है आपका? 220 अर्थात आपका विद्युन्मय तार। और ये कौन सा तार है आपका? 0 वोल्ट वाला तार, मतलब उदासीन तार। और जब कभी अकस्मात क्या आ गए, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए? संपर्क में आ गए। भाई पहले तो धारा आ रही थी 220 से होती हुई आराम से हमारे सभी उपकरणों तक जाती और जाकर के 0 वोल्ट से होते हुए वापस चली जाती। लेकिन अब कभी अचानक ही क्या आ गए? दोनों एक दूसरे के कैसे आ गए? तुरंत सीधे क्या आ गए? संपर्क में आ गए। तो मौज हो गई दोनों तारों की। कैसे हो गई मौज? बहुत हाई टेम्प उससे वोल्टेज से तुरंत क्या आ गया? लो वोल्टेज के संपर्क में आ गया। तो जब 0 वोल्टेज क्या है इसका? तार का क्या विभवांतर, तो मतलब एक प्रकार से आप मान सकते हैं प्रतिरोध 0 सा हो गया। और हम जानते हैं कि धारा हमेशा कहां से बहना चाहती है? जहां प्रतिरोध क्या है? कम हो जाए। तो यहां जैसे जो 220 वोल्ट यानी आपका विद्युन्मय तार इस उदासीन तार के संपर्क में आया, प्रतिरोध कम हुआ, और प्रतिरोध कम होते ही धारा अब यूं ना जाके सीधी इससे चली जाएगी। और 220 वोल्ट से कितना है? 0। तो एक प्रकार से बहुत अचानक क्या आएगी? बहुत अधिक वोल्टेज की क्या जाएगी? धारा आ जाएगी। और बहुत अधिक वोल्टेज की धारा आएगी तो बहुत बार क्या होता है बच्चों कि हाई वोल्टेज धारा आ जाने से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, और चिंगारियां उत्पन्न हो जाने से वहां पर आसपास लगे हुए गोदामों में या इन चीजों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। इसलिए आपने सुना भी होगा बहुत बार कि शॉर्ट सर्किट होने से क्या लग गई है? आग लग जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? आपकी लघु पतन कहलाती है। तो मैंने लिखा भी है कि जब अकस्मात विद्युन्मय तार उदासीन तार क्या जाते हैं? एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है। तो धारा का मान बढ़ जाता है तो यही घटना क्या है? लघु पतन है। अभी परिभाषा पूरी नहीं हुई, अभी समझना। जब धारा का मान बच्चों ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तभी तो धारा बढ़ी। सिंपल सी कहानी है, यदि प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, और यदि प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। तो सिंपल सी कहानी है, जब ओवरलोडिंग जब लघु पतन होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, तो क्या तार जो हैं उन पर उनकी क्षमता से ज्यादा का प्रेशर नहीं डाला जा रहा? तारों की फिक्स कैपेसिटी है क्या करने की? धारा को खींचने की। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम?
उन तारों की क्षमता से ज्यादा क्या खींची जा रही है। अब धारा का जब मान बढ़ जाएगा तो तारों की क्षमता से ज्यादा क्या खींची जाएगी, धारा खींची जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों, अति भारण की घटना भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अति भारण की घटना भी हो जाएगी। और ये तो 3 घटनाएं हो रही हैं किसमें, लघु पतन में। तो ये एक बात तो आप छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में दिया और हुआ है पीछे की ओर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में कि लघु पतन के समय क्या होता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धारा का मान बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी घटना कौन सी हो रही है, परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है। और तीसरा, ओवरलोडिंग की समस्या भी किसमें उत्पन्न हो जाती है, लघु पतन में। अब सवाल ये है कि हमने समझ तो लिया लघु पतन क्या है, इस परिभाषा से लिखेंगे कैसे। तो आप लिखेंगे कैसे, कि लिखेंगे आप ऐसे कि जब अकस्मात विद्युत में तार और उदासीन तार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध कम होने से धारा का मान बहुत तेज या बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। और इसमें कौन सी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसमें अतिभारण भी हो जाता है। तो ये क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लघु पतन और अतिभारण की क्लासेज आपने देख ली। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा माइंड पर प्रेशर वाला टॉपिक नहीं है। मिलेंगे अगली क्लास में इसी प्रकार से एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।